नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सुभाष चंद्र बोस से लेकर मोरारजी भाई देसाई तक और अजीत जोगी से लेकर डॉक्टर वरदमुत्रि मिश्रा तक आईएएस, आईपीएस, आईसीएस के अधिकारी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आते रहे। राजनीति उन्हें लुभाती भी है। बहुत सारे अफसर ऐसे रहे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और एक जमे जमाए राजनीतिक दल का दामन थाम लिया और एक राजनीतिक करियर की, एक राजनीतिक सफर की शुरुआत की। मंत्री बने, प्रशासनिक पदों के लाभ के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी उठाते रहे। लेकिन कुछ लोग क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, विद्रोही स्वभाव के होते हैं। वो चलती हुई पार्टी में अपना करियर नहीं ढूंढते हैं, वो अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। मुझे याद आते हैं काशीराम जिन्होंने DS4 बनाई थी, या अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आप पार्टी बनाई। मध्य प्रदेश के ही ऐसे एक पूर्व आईएएस हैं डॉक्टर वरदमुत्रि मिश्रा, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर 26 साल की सरकारी नौकरी को तिलांजलि देकर एक नया राजनीतिक दल बनाने का फैसला लिया है। डॉक्टर मिश्रा बहुत सारे जिलों में रहे हैं। छिंदवाड़ा में सीईओ रहे, इंदौर की जिला पंचायत के सीईओ रहे। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब वो माइनिंग डिपार्टमेंट में, खनिज डिपार्टमेंट में थे और अनेक अच्छे पदों पर रहने के बाद एक समय जाकर उन्हें लगा कि अगर व्यवस्था को बदलना है, सिस्टम में कोई परिवर्तन लाना है, तो राजनीति ही श्रेष्ठ जरिया है और उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। अचानक अच्छी भली सरकारी नौकरी चल रही थी, आईएएस बनने का सपना होता है। आप डिप्टी कलेक्टर से सेवा में आए 1996 में, 2014 बेच के आप आईएएस हो गए। एक बहुत सेट लाइफ थी और आप उस अभिजात्य वर्ग में, उस एलिट क्लास में प्रवेश कर गए थे जिसको हम आईएएस आईपीएस कहते हैं। फिर अचानक मन कैसे बदल गया कि राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, ये मेरा बड़ा पुराना विचार था और राजनीति कोई एकाएक लिया हुआ निर्णय नहीं है। राजनीति में प्रवेश मेरे मन में ये बात 15-16 साल से थी। न केवल थी बल्कि इसको अंदर ही अंदर मैं अपनी नेटवर्किंग और सबसे बड़ी बात के जो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पर मेरा अध्ययन लगातार जारी था और इसलिए सिस्टम में रहकर मैंने उसकी खामियां भी समझी, बारीकियां भी समझी और क्या बेहतर हो सकता है इस पर भी विचार करने का मुझे पर्याप्त अवसर मिला। मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि ब्यूरोक्रेसी में रहकर आप छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं वृक्षारोपण कराना है, किसी रोगी कल्याण समिति को बेहतर बनाना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, या आप मान लीजिए शिक्षा के स्तर को मध्य प्रदेश में सुधारने का मुद्दा है, या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का मुद्दा है, तंत्र को जवाबदेह बनाने का मुद्दा है, तो ऐसे बड़े मुद्दों पर ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी उस कैपेसिटी में कुछ भी नहीं कर सकता। पर आपका जो आईएएस प्राप्त करने के लिए आपको जो संघर्ष करना पड़ा, सिस्टम से लड़ना पड़ा, आप जूनियर ऑफिसर आपसे पहले प्रमोट हो गए, तो कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी रहा कि नौकरी छोड़ दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब नौकरी कुछ लोग करते हैं और मैंने नौकरी जी है। मतलब मैंने बड़ा लाइव होके नौकरी में अपना समय गुजारा, तो ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। 1-2 साल की देरी हो जाना जो है वो कई बार 5-10% अफसर ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह का कोई व्यतिक्रम झेलना पड़ता है, तो वो पार्ट ऑफ द गेम है। वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके लिए इतना बड़ा निर्णय मैं ले लेता। इस निर्णय के पीछे एक ठोस विचार है, एक सोच समझ है और चूंकि मैं 50 वर्ष की आयु पार कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, अब समाज को कुछ बेहतर देने का अवसर है और यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो करना चाहिए। सिस्टम में रहकर आपको लगा कि आप बदलाव नहीं ला सकते? ब्यूरोक्रेट जो है वो गुलाम है राजनीतिज्ञों का, या ब्यूरोक्रेट जो है वो कायर है, वो कह नहीं सकता सही बात जो कहना चाहिए, या सलाह जो सही देना चाहिए वो दे नहीं सकता, या देता है तो नेता लोग सुनते नहीं? क्या आपको एहसास क्या हो रहा था ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए? क्यों आपको विरक्ति हुई? ब्यूरोक्रेसी में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि ब्यूरोक्रेसी में अफसरों को, अधिकांश लोगों को, कुछ प्रिविलेज्ड क्लास हो जाता है। जैसे आईएएस काडर में लगभग 240-250 लोग अगर होंगे, तो उसमें से हर समय 30-40-50 लोग होते हैं जो हर समय आगे रहते हैं, मलाईदार पोस्ट पर रहते हैं। हाँ, आप ये कहिए। हाँ, और बाकी लोग जो हैं उनकी क्षमता भी है, योग्यता भी है, पर चूंकि वो शायद
वेल कनेक्टेड नहीं है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, तो उनके लिए कोई अवसर नहीं है। और ऐसे समय वहाँ बैठे रहना, केवल एक पारी खेलते रहना, या केवल तनख्वाह के लोभ में आके कि भाई मेरी एक जमी जमाई मेरी नौकरी है और मुझे सिक्योरिटी है, तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं। मैं भी कर सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर का वो विचार जो 15-17 साल से मेरे अंदर था, वो एक समय के बाद बड़ा प्रबल हो गया और मुझे लगा कि आई शुड क्विट। आप अब जो मुखरता से अपनी बात रख पा रहे हैं, वो मुखरता या वो विद्रोह आप नौकरी में रहते हुए क्यों नहीं दिखा पाए? देखिए, नौकरी में होता क्या है कि आपके एक हायरार्की के अंतर्गत आप काम करते हैं, और ऊपर का आदमी जो आपसे जस्ट ऊपर है या उसके ऊपर है, वो आप पर आसानी से हमला कर सकता है, आसानी से आपको परेशान कर सकता है, और फिर सिस्टम को सुधारने के बजाय आप केवल उस परेशानी को ही दूर करने में आपकी ऊर्जा लग जाती है। सिस्टम थोड़ा बेरहम होता है, खासकर जो ब्यूरोक्रेसी का रैंक एंड फाइल का जो सिस्टम है, वो सिस्टम इस ढंग का है कि उसमें जो ऊपर है वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। कई बार वो बिना बात के भी आपको दंडित कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि ये खुला आसमान है। अगर आपके विचार में दम है, आपकी बात में दम है, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, मुद्दों को आप समझते हैं, एक अच्छी अभिव्यक्ति के साथ आप लोगों के पास जाते हैं, तो इसमें राइज होने का चांस ज़्यादा बेहतर है। सर, आप 26 साल तक सिस्टम में रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, अच्छी पोस्ट पर रहे आप, जिला पंचायत छिंदवाड़ा, जिला पंचायत इंदौर, माइंस, तमाम डिपार्टमेंट रहे। तो आपने और बहुत सारे आईएएस के साथ, बहुत सारे आईपीएस के साथ आपने काम किया, तो आपको लगा कि जो अधिकारी इतने योग्य हैं, इतने काबिल हैं, बड़ी भारी परीक्षा पास करके आए हैं, जिनके पास विज़न है, दृष्टि है, वो अपने से कमतर राजनेता को, अपने से कमतर पॉलिटिशियन को अपना न केवल बॉस मानते हैं, बल्कि उसकी जी हजूरी करते हैं और उसको सही सलाह नहीं दे पाते? इसकी वजह क्या है? हमारा सिस्टम खराब है, या आईएएस ये समझता है कि ये मूर्ख बॉस ही ठीक है, अगर मूर्ख बॉस रहेगा तो वो ज़्यादा मलाई बटोर सकेंगे, ज़्यादा लूटपाट करप्शन कर सकेंगे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें असल में, कि ब्यूरोक्रेट जो है, वो सबसे पहली चीज़ है कि ब्यूरोक्रेट कोई गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस नहीं है। हमारे यहाँ ये एक परंपरा है, या हमारे यहाँ लोगों का सोच ऐसा है कि आईएएस को लोग बहुत बड़ी चीज़ मानते, बहुत ही बड़ी चीज़, कि आईएएस जैसी आता है तो एकदम से आदमी गौर से देखने लगता है, वो उसको मतलब भगवान जैसी कोई चीज़ मानता है, आम आदमी जो समाज का है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने इन लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, ये बेसिकली कैरियर अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये पहले दिन से जब भर्ती होते हैं तो अपनी कि 5वीं साल में ये कहाँ पोस्टिंग पा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए, 6वें साल में कहाँ, 8वें में कहाँ, 20वें में कहाँ, 25वें में कहाँ, ये इनका पूरा जो गणित है, वो गणित इस बात पे लगा रहता है कि पोस्टिंग दर पोस्टिंग वो अच्छी जगह रहना चाहते हैं, जो जहाँ पर्क्स हैं, जहाँ सुविधाएं हैं और जहाँ एक नाम है। बाकी काम के संपादन का जहाँ सवाल है, मेरा मानना है कि जब ये शुरू में आए होंगे नौकरी में तो निश्चित है कि अच्छा मन लेके आए होंगे, लेकिन बाद की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं अपनी शुरुआती दौर में कि फला व्यक्ति ज़्यादा वेल कनेक्टेड था, दूसरों राजनेताओं की बात जल्दी मान लेता था, तो देखो वो लगातार कैरियर में प्रोग्रेस कर रहा है, तो धीरे धीरे फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक स्थिति आती है कि फिर जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है वो एडजस्ट होने की कोशिश करता है, और जो नहीं टूटते हैं वो बिल्कुल मुख्यधारा से बाहर हो जाते हैं। फिर रेवेन्यू मंडल में, हाँ, मतलब एक अंग्रेजी में शब्द है रिडेंडेंट, वो रिडेंडेंट मतलब वो माल खाने की वस्तु हो जाते हैं, फिर वो जमा कर दिए जाते हैं। वो आप राजनीति में आने का मन था, जैसे कि आपने कहा, तो आप एक सुविधाजनक राजनीति चुन सकते थे कि भाजपा और कांग्रेस, यहाँ दो पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप छिंदवाड़ा में रहे तो जाहिराना तौर पर कमलनाथ जी से भी आपके संबंध रहे होंगे, और आप मध्य प्रदेश में कई जिलों में रहे हैं तो भाजपा के बड़े नेताओं को आप जानते होंगे, व्यक्तिगत ताल्लुकात रहा, तो आप किसी भी एक दल का दामन थाम लेते और सुविधाजनक राजनीति करते, जैसे रुस्तम सिंह जी ने की, पन्नालाल जी ने की, अजीत जोगी जी ने की। बहुत सारे नाम हैं मध्य प्रदेश में जो राजनीति में आए, सरदार सिंह डंगस से लेकर और रुस्तम सिंह तक। तो आपने अपनी अलग रहा, एक अलग पार्टी बनाने की बात क्यों सोची, बजाय इसके कि आप इन्हीं में से किसी एक में शामिल हो जाते हैं? देखिए, उनमें शामिल हो जाने का मतलब है कि जो कुछ मेरी मानसिक असहमति है, उसी असहमति को सहमति में परिवर्तित कर दूं। अगर इनमें जाना होता तो उससे बेहतर फिर आईएएस का कैरियर था मेरे लिए। उसका रीज़न है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ अगर आपका विचार प्रबल है, मैं मतलब इसको दोहराऊंगा कि अगर आपका विचार प्रबल है
तो ये जो परंपरागत राजनीति और परंपरागत दलों का जो ढर्रा है काम करने का, इसमें आप कतई सूट नहीं हो सकते और आप 2 महीने भी उनके दलों में आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगा कि मेरा अलग होना बेहतर है। एक दूसरी चीज़ कि चूंकि मैं पिछले कई सालों से इस विचार को लेकर जी रहा था, तो मैंने भी पिछले 2-3 सालों में, खासकर 18 के चुनाव के बाद, जनता का मूड तरह तरह से भांपने की मैंने कोशिश भी की, प्रयास भी किया। और मेरे साथ एक ग्रुप भी मैंने ऐसा जोड़ा कि जिन्होंने बाकायदा इस चीज़ को अलग अलग अंचलों में जाके देखा और मुझे लगा कि 23 में मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की जो गुंजाइश है वो सबसे अधिक जनता का है। मूड क्या है? जनता का मूड सीधा है, जनता तीसरा विकल्प चाहती है। इन दोनों दलों से जनता पूरी तरह उकता चुकी है। भाजपा और कांग्रेस? बिल्कुल। भाजपा तो लगातार जीत रही है अभी। लोगों की मजबूरी है शायद, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में शायद कांग्रेस के बजाय भाजपा को लोग थोड़ा बेहतर मानते हैं। उसके रीज़न अलग हो सकते हैं, बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि इस समय भाजपा के प्रति भी लोगों में बहुत असंतोष है। मैं दूर अंचलों में घूम के आया हूँ। कितने जिलों के दौरे कर लिए? मैं लगभग 15-17 जिलों के दौरे कर चुका हूँ। लोग एक बदलाव चाहते हैं बेशक, मध्य प्रदेश? बेशक बदलाव चाहते हैं, बेशक। दोनों दलों से, मतलब मैं करीबन 25,000 लोगों से मिला होऊंगा इस पूरे 15-17 जिलों के भ्रमण में, और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इनसे संतुष्ट हो। और यहीं से मुझे आशा की किरण दिखती है कि शायद कुछ बेहतर हो। सर, ये काशीराम ने DS4 बनाया। पहले तो कर्मचारी संगठन था जो अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की बात करता था, फिर धीरे से एक राजनीतिक दल बना और इतना पावरफुल राजनीतिक दल हो गया कि वो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने लगा। केजरीवाल ताज़ा उदाहरण है, उन्होंने आप पार्टी बनाई और सक्सेस हुए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये 2 नाम हैं, या वो सपाक्स और अजाक्स जैसा मामला हो जाएगा, फेल हो जाएगा? सपाक्स और अजाक्स जो अपने यहाँ बनी, वो एक जातिवादी पार्टी या कर्मचारियों की बनकर रह गई। देखिए, जब भी कोई नया राजनीतिक दल अगर किसी जातिगत आधार पर या किसी और ऐसे सामाजिक मुद्दे के आधार पर अगर आगे आएगा जो मुद्दा किसी वर्ग विशेष से संबंधित रखता है या उतना ही से संबंधित है वो, तब वो राजनीतिक दल ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। राजनीति जब तक सर्वसमावेशी नहीं होगी कि आप SC, ST, OBC, जनरल सबको साथ में लेके चलें, उसमें महिलाएं भी हों, युवा भी हों, मजदूर भी हों, सबकी बात आप करेंगे, तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। आज आपको क्यों लगने लगा इतने साल बाद, 26 साल बाद, कि और शिवराज जी और भाजपा इनके साथ भी आपने लंबे समय काम किया, अब आपको क्यों लग रहा है कि ये सरकारें हैं ये इवेंटबाजी करती हैं? नहीं, वो इसलिए लगा कि लंबे समय तक देखते देखते उस चीज़ को मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतर हो, शायद बेहतर हो। दूसरी चीज़ कि चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, तो व्यक्तिगत निर्णय हम जब भी लेते हैं उसमें बाहरी परिस्थितियों का तो योगदान रहता ही है, लेकिन साथ साथ आंतरिक परिस्थितियां भी होती हैं कि एक हम बेहतर प्लेटफॉर्म और एक बेहतर पॉइंट ऑफ टाइम चुनते हैं कि इस समय हमारा बाहर जाना शायद बेहतर होगा। 18 में वो परिस्थिति नहीं थी जो अब 23 के चुनाव में है। उस समय भी लोगों में असंतोष था, पर लोगों को शायद उस समय अगर मैं आ जाता तो लोग तब भी कांग्रेस को ही ज़्यादा वोट देते। लेकिन आज मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है, कांग्रेस को सीट ज़्यादा मिली थी उस समय, वोट तो भाजपा को ज़्यादा मिली हाँ, थी, 50,000। हाँ, तो सीट जो भी था, 9 सीट। लेकिन उस समय लोगों के मन में ये लगा कि कांग्रेस एक विकल्प के रूप में थी लोगों के मन में। आज जब मैं आया हूं तो ये सबसे उपयुक्त समय था। आज लोगों के मन में कांग्रेस बीजेपी का, मतलब कांग्रेस को लोग बीजेपी का विकल्प नहीं मान रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों को बहुत नजदीक से लोगों ने देख लिया है। क्या सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी करती हैं? बिल्कुल। मैं उदाहरण से समझना चाहूँगा, आप चूँकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, 2-3 महीने पहले ही बाहर आए, तो ताज़ा मामला है। किस तरह से आंकड़े मतदाताओं को, जनता को, मीडिया को भ्रमित करते हैं? देखिए, अभी जैसे आप पिछले 2 सालों से, ये जब से सरकार कांग्रेस से गिरी और बीजेपी की सरकार आई, तो आप देखें कि इनके पास फाइनेंस नहीं है। इनके पास यानी सरकार के पास, मतलब मध्य हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसे नहीं है। हर महीने, 1.5 महीने, 45 दिन में, 40 दिन में 2-3 हज़ार करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं। और इस समय प्रदेश पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा है, जबकि मध्य प्रदेश का बजट 2,70,75,000 करोड़ का बजट है। उधार जो लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी पिछले साल जो है 20,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए कुल उधार लिए, उसमें से 20,000 करोड़ से पुराना ब्याज चुकाया गया। तो ये जो भयावह स्थिति है,
ये जनता को नहीं सर, मालूम है। शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हम तो उधार पैसा विकास के लिए लेते हैं, कोई खाने के लिए थोड़ा ले रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और विकास के लिए अगर मुझे और भी मांगना पड़ा, उधार लेना पड़ा तो लूंगा। नहीं, वो उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था के जानकार लोग हैं, क्योंकि उनको जनता के बीच अपनी सरकार की छवि लगातार बेहतर रखना है, तो वो अपने दृष्टिकोण से वो बात कह रहे हैं। लेकिन एक सामान्य समझ जिसमें है, हम और आप भी घर चलाते हैं, कि यदि हम घर के खर्चे के लिए लिए गए उधार के ब्याज को चुकाने के लिए फिर से कर्जा हम लेने लगें, तो इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। अभी जो राजनीति में बात आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और वो भी इस पर निगाह रख रहा है, चुनाव आयोग भी कह चुका है कि जो फ्री वाला जो फंडा है और जो मुफ्त बांटो, मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, मुफ्त चीज़ें, और मध्य प्रदेश में भी ये सब हो रहा है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या, तेलंगाना तो बहुत खासा बदनाम है, पश्चिम बंगाल बदनाम है, पंजाब में जो मान साहब कर रहे हैं, जयललिता जो करके गई, तो क्या ये जो मुफ्तखोरी वाला जो सिस्टम है, ये हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को श्रीलंका बना देगा? और आपका जो नया राजनीतिक दल बनेगा, जो भी उसका नाम होगा भावी, आप इस मुफ्त वाली खोरी से कैसे, क्या आप भी एक घोषणा करेंगे कि ये मुफ्त, ये मुफ्त, ये मुफ्त? नहीं, देखिए, मुफ्तखोरी मतलब दो चीज़ें हैं। एक ये कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति का अगर हम आकलन करें, तो एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जिसके पास बेसिक भी, मतलब मिनिमम जो उसको सुविधा चाहिए दिन भर का जीवन जीने के लिए, वो भी उसके पास नहीं है। एक 70 साल की बुढ़ी महिला है जिसके मान लीजिए बच्चे अलग हो गए हैं और वो अकेली गांव में रहती है। 70 साल की उम्र में वो कोई काम धंधा नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को तो सोशल सिक्योरिटी न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दी जाती है। मेरा कहना यह है कि जो मिनिमम, जो लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं, पर ये उनको तो देना पड़ेगा। पर आप किसी की शादी भी करा दें, उसके बच्चे पैदा करने का काम कर दें, हरिया भी उसके लिए वो गुड़ और वो भी आप ही दें, तो ये सब कहाँ तक? और बूढ़ा आदमी हो जाए तो उसको तीर्थ कराने भी आप ही ले जाएं। नहीं। ये सिस्टम को आप सहमत हैं, सिस्टम से? देखिए, ये तो सब योजनाएं जो की गई हैं शुरू, मतलब इनके पीछे कोई समाज के उत्थान का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था। ये तो सीधा सीधा वोट लेने की प्रक्रिया थी कि हर चुनाव के साल 2 साल पहले ऐसी कुछ योजना ले आई जाए जिससे लोगों को हम दिखा सकें, और इसी को सरकार कहती है कि यही हमारा काम करना है। होना ये चाहिए कि हम नागरिक को इतना सक्षम बनाएं कि केवल वो 2-3%, 4% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको छोड़कर बाकी हर आदमी सेल्फ सफिशिएंट हो। पिछले 20 सालों में गरीबी रेखा में 1-1.5% का ही अंतर आया है। कभी वो 37 होती है, 35 हो जाती है, और अचानक फिर 36.5 हो जाती है। इसका मतलब ये सरकार की विफलता है। जब गरीबी रेखा में कोई परिवर्तन हम 20 साल में नहीं ला सके, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी फेल है। और ऐसे समय निश्चित है कि अगर कोई बहुत ही ऐसे कमज़ोर लोग हैं तो उनको तो मिलना चाहिए। मैं पक्ष में हूँ इस बात के। एक आरक्षण को लेकर बहुत सवाल, और कर्मचारियों में बहुत इसको लेकर नाराजगी है। आप भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं, प्रमोशंस रुके हुए हैं। 1 लाख 1.5 लाख कर्मचारी पिछले कई सालों में, 5-7 सालों में बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। और सपाक्स के अपने मुद्दे हैं, अजाक्स के अपने मुद्दे हैं, हाई कोर्ट में कुछ फैसला हो नहीं रहा है, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। तो क्या आपकी पार्टी जो बनेगी वो जातिगत आरक्षण को लेकर उसका क्या व्यूज़ रहेगा, और ये प्रमोशन में आरक्षण को लेकर क्या व्यूज़ रहेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आरक्षण जो है केंद्र सरकार का मुद्दा है। यदि केंद्र सरकार एक बार आरक्षण के संबंध में कोई पॉलिसी तय करती है तो उससे किसी भी राज्य की सरकार परे नहीं जा सकती। तो इस मुद्दे पर कोशिश की जा रही है कि 50, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 50 से ज़्यादा ना दिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कोशिश हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी को तो अभी नकार दिया बिलासपुर हाई कोर्ट ने कि 50 से ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। नहीं, सरकारें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% से अधिक न देने की, तो सरकारें कानून बनाती है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार है, तो वो गेंद बस सरकार से सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार, यही खेल पिछले 20-25 साल से चल रहा है। इसका हल जो हम लोगों ने सोचा है, हमारा दल यदि आगे आता है, इसका हल ये है कि हम इतने अवसर पैदा कर दें। मैं आपको अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे दर्शक या हमारे जो खासकर प्रशासनिक मित्र होंगे वो शायद असहमत भी होंगे इस बात से, पर मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्रिएट हो सकता है कि प्रमोशन में हर व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको एक निश्चित समयावधि के बाद प्रमोशन मिल सकता है।
हमने इसकी बाकायदा स्टडी की है। एक ग्रुप हमारा इसी काम में लगा हुआ है कि हम लोगों को ये जो प्रमोशन में आरक्षण का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि 1.5-2 लाख कर्मचारी रिटायर हो गए बिना किसी प्रमोशन को पाए हुए, उनको जीवन भर पेंशन का नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आर्थिक नुकसान हुआ उनको। ये बहुत आसानी से हो सकता है कि हर व्यक्ति को समय पे प्रमोशन मिले। देखिए, जब सरकारें का जो संविधान बना था या जो सरकारों के काम काज तय हुए थे, तो 2-3 चीज़ें मोटी तौर पर जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में 9वीं 10वीं 11वीं हम जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, सरकार का जो मुख्य काम है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो गए और भयंकर लूट, जो पुराने ज़माने में कहते थे कि पुराने ज़माने में डाकू आपका बच्चा ले आते तो फिरौती मांगते थे, अब आप खुद अपना बच्चा स्कूलों में छोड़ के आते हो, वो वैसे ही मामला हो गया है। और स्वास्थ्य, तो क्या सरकार अस्पताल और स्कूल नहीं चला सकती? बाकी सब सरकारें चीज़ें चलाना चाहती है और स्कूल और अस्पताल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है जहाँ लूटपाट है। आप इसमें क्या परिवर्तन करेंगे? देखिए, मैं परिवर्तन ये करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल और अस्पताल हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये फलें फूलें, लेकिन इसके पैरेलल में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि उनमें और प्राइवेट में या तो अंतर ही ना रहे या इतना कम अंतर रहे और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर हो कि वो आम आदमी के स्वास्थ्य और शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। दूसरी चीज़ के ये संभव है, सरकार जिम्मेदारी से बचना चाहती है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मुनाफे का काम सरकार के लिए नहीं दिखता है। तो सरकार इन चीज़ों को, जिसमें सरकार को लगता है कि इसमें हमें जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमारी अर्निंग नहीं है या हमें बजट का एक हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा, तो सरकार उस जिम्मेदारी से बचती है और यही कारण है कि वो स्कूल और अस्पतालों को धीरे धीरे प्राइवेट एजेंसी को देना चाहती है। सर, ये चूँकि राजनीति कोई आसान खेल नहीं है, एक बड़ा संगठन चाहिए, एक बड़ी टीम चाहिए, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता चाहिए। 200 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भाजपा से जूझ नहीं पा रही, जीत नहीं पा रही है। कभी 340 440 सीटें आई थी राजीव गांधी के ज़माने में, 40 सीट पर राहुल भैया आ गए हैं। इतनी मजबूत भाजपा, दिल्ली में मोदी और अमित शाह और मध्य प्रदेश में शिवराज और बीडी शर्मा, एक पढ़ा लिखा मैथमेटिक्स का पीएचडी आईएएस ऑफिसर वरद मूर्ति, इनसे कैसे जूझ लेगा, कैसे लड़ लेगा? आपका संगठन क्या है? देखिए, संगठन तो अभी हमारा मतलब शैशव अवस्था में है, पर संगठन बनेगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया, लोग इस समय ना तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। मेरी मतलब संगठन बनाना या नीचे तक पहुंचना ये एक टास्क है। आप बहुत बड़ी बात है, आपके दिमाग में बहुत योजना है, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? माइक्रो लेवल तक कैसे जाएंगे आप? माइक्रो लेवल तक जाएंगे, उसका कारण है कि लोग इस समय उत्सुक हैं। अगला जो चुनाव होने वाला है, ये राजनीतिक दल ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी। ये 77 जैसी स्थिति होने वाली है 23 में मध्य प्रदेश में, क्योंकि लोग जो हैं वो उकता गए हैं, लोग परेशान हैं। उकता गए? दोनों दलों से उकता गए हैं, सरकारों से उकता गए हैं लोग। अभी हाल ही में लोगों ने कांग्रेस की सरकार भी देख ली, क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं आया। 15 महीने में 15 महीने आप थे उस सिस्टम में, 15 महीने सिस्टम में था और सरकार में कोई लूटपाट वैसे ही जो लोग बीजेपी में प्रभावशाली थे, जिनका चाला चलता था, वो कांग्रेस की सरकार आने के 1-2 महीने बाद वो सारे लोग फिर प्रभावशील हो गए, उसमें फिर सारी चीजें वैसे ही चलने लगी। शिवराज सिंह और कमलनाथ, क्या आज भी दोनों लोकप्रिय चेहरे हैं? आप तो सिस्टम में रहते हुए आपको क्या फीडबैक आता था? देखिए, ये प्रश्न जो है ना, ये इसका कोई उत्तर अभी मेरे द्वारा दिया जाना बहुत सही नहीं होगा। उसका कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी ज़बरदस्त है बीजेपी के प्रति भी, और जब बीजेपी के प्रति है तो निश्चित है लीडर के प्रति भी है। और दूसरी, उस कमलनाथ जी कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए। कमलनाथ जी के पास ऐतिहासिक अवसर था कांग्रेस को स्थापित करने का, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास के राज्यों में के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है कि जो सरकार गिर गई, या जो सरकार का 15 महीने सरकार गिर जाती, लेकिन अगर 15 महीने में ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई ठोस बात, ऐसा तंत्र को परिवर्तन करने का या कोई भी ऐसी नई चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती, तो ना तो सरकार गिर पाती
और यदि सरकार गिरी भी थी तो कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होती। लोग कहते हैं कि डॉक्टर वरद मूर्ति तो कमलनाथ के नज़दीक ही हैं, आगे पीछे वो कांग्रेस से उनको इशारा हो गया, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ लेंगे। और बीजेपी में भी आपके ताल्लुकात हैं, तो बुंदेलखंड में ब्राह्मणों को एक करने के लिए आपको बुंदेलखंड में से भी चेहरा बनाया जा सकता है। अंदर कोई एक प्लान 2 चल रहा है क्या आपके? नहीं, कोई प्लान 2 नहीं, प्लान भी नहीं है? नहीं प्लान भी नहीं है। और मैं मतलब सबको निवेदन भी करना चाहूँगा कि मैं गंभीरता से अपना काम करने आया हूँ। मैं लोगों के साथ के इस परिस्थिति का लाभ उठाकर किसी से मिल लिया जाए, नहीं। यदि मुझे इन दोनों दलों में जाना होता तो निश्चित तौर पर कि मुझे मेरी नौकरी लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर कैरियर था, तो मैं इनके साथ नहीं आऊँगा। पैसा कहाँ से लाएंगे? राजनीति बिना पैसे की नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी को तो 4-4 हज़ार करोड़ का चंदा मिल रहा है 1 नंबर में, और कांग्रेस को भी जो है 1300-1400 करोड़ रुपए मिले हैं। तो पंडित जी, आपके पास क्या है? देखिए, हमारे पास एक आत्मविश्वास है, एक विचार है, और उस विचार के आधार पर जो अनुमान हमारे पास है कि जनता इसमें बदलाव चाहती है और हमें जनता ही फाइनेंस करेगी, जनता ही हमें पैसा देगी। ये तो आप लोहिया जी वाली बात कर रहे हैं, 1 रुपए 1 नोट और 1 वोट। देखिए, लोहिया जी बहुत बड़े आदमी थे, मतलब मैं इस तुलना को उस अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ विचार कुछ कुछ मेरा वैसे ही है कि जनता फाइनेंस करेगी। दूसरी का, बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव बहुत महंगे कर दिए। एक्चुअली जितना खर्चा वो करते हैं उससे 12-15% पैसे में ही चुनाव हो जाता है, और एक्चुअल जो खर्चा है वो उतना, बाकी जो पैसा वो पिलफरेज है। बीच के लोग जिनको वो देते हैं पैसा, चाहे उनके साथ के लोग हों या जो भी लोग हैं, वो सब पैसा पिलफरेज में जाता है, वो कोई चुनाव के काम में उपयोग नहीं आता वो पैसा। सर, चीते आ गए नाम भी ऐसे, तो मध्य प्रदेश को क्या बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में चीते भी आ गए। नहीं, ये तो देखिए, ये शगुफा पॉलिटिक्स है असल में, और इवेंट की पॉलिटिक्स है कि कांग्रेस की यात्रा चल रही है, उससे लोगों का ध्यान हटाना है। हर समय एक ऐसी परिस्थिति हर 15-20 दिन 25 दिन में ऐसी पैदा करना है कि लोग बेरोजगारी पर ना सोचें, लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पर ना सोचें, लोग रोजगार की बात ना सोचें। विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के बजाय राष्ट्र गान, राष्ट्र गौरव और गर्व का महसूस करे। गर्व के लिए कोई आधार चाहिए होता है। गर्व किस बात पे करें? हिंदुस्तानी होने पर सबको गर्व है, आज़ाद देश के लोग हैं, सबको गर्व है, कॉन्स्टिट्यूशन पर सबको गर्व है। लेकिन इससे परे एक जीवन की वास्तविकता भी है कि जिस प्रदेश में 60-70 लाख लोग बेरोजगार हों, 60-70 लाख परिवार इस बात की बाट जो रहे हैं कि हमारे बच्चे को, बेटे को अगर नौकरी मिल जाए तो हमारा परिवार चल जाए, तो वहाँ पे अब ये चीते लाकर कूनों में छोड़ दिया और उसका इतना इवेंट बनाया, ये मेरे हिसाब से बहुत सही काम नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने की बात है। PFI पे छापा रहे, और उसमें छापों में जो मध्य प्रदेश में भी उनका कनेक्शन मिला है, भोपाल में भी कनेक्शन मिला है, इंदौर में भी कनेक्शन मिला है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील इशू है, और मेरा इसमें दृढ़ मानना है कि देश के लिए जो भी लोग, जो भी संगठन, वो किसी भी जाति समाज का हो, किसी भी धर्म और भाषा भाषी का संगठन हो, यदि किसी धार्मिक स्थल से, किसी के घर से, किसी जिम्मेदार आदमी के यहाँ से, या किसी के भी आदमी के यहाँ से हथियार निकलते हैं, हथियार बरामद होते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में चीज़ें निकलती हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई केस सामने आता है, या तो निस्संदेह इन लोगों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके पक्ष में हूँ कि यदि सबूत हैं तो कानून को अपना काम बहुत द्रुत गति से करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आप तीसरा विकल्प बन पाएंगे? बिल्कुल। दुनिया में आशा से आसमान टिका होता है, और हमने ज़िंदगी में हमेशा बहुत आशा और विश्वास के साथ काम किया है। 230 उम्मीदवार भी मिलेंगे आपको? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मैं आपको ये बात अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं इंदौर 15-17 जिला घूम के इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ लूँ, ताकि जब मैं इस बड़े शहर में आऊँ, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, तो यहाँ जब मैं बात करूँ तो मेरी बात और वजनदार ढंग से रख सकूँ। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे IAS छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा को। उन्हें विश्वास है कि वे तीसरा विकल्प बन सकते हैं। वो कह भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता मौजूदा दलों से उकता चुकी है और एक परिवर्तन चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास विकल्प नहीं है।
उसे अभी चयन जो है बुरा और ज़्यादा बुरा में करना पड़ रहा है और यही उसकी परेशानी की वजह है। तो देखने वाली बात होगी क्या डॉक्टर मिश्रा की पार्टी बुरा और ज़्यादा बुरा से परे हटकर एक अच्छा, सक्षम, समर्थ विकल्प दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जब केजरीवाल ने शुरुआत की थी तब भी ये सारे सवाल खड़े हुए थे जो मैंने आज डॉक्टर मिश्रा से किए हैं, लेकिन पहले काशीराम ने और बाद में केजरीवाल ने साबित किया कि अगर जनता के सामने एक अच्छा विकल्प रखा जाए तो जनता उसे हाथों हाथ लेती है। देखने वाली बात होगी डॉक्टर मिश्रा कितने कामयाब होते हैं, लेकिन आप देखते रहिए DRI न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।